नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। आपके साथ मैं हूं किरण। मिडिल ईस्ट में होगा परमाणु युद्ध, ये बहुत बड़ा सवाल है आज के वक्त में। इजराइल और ईरान दोनों देशों में भीषण युद्ध जारी है। दोनों ओर से ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई जा रही हैं और वहीं देखें कि दोनों मुल्कों के कई शहरों में तबाही का मंजर है। इजराइल चुन चुन करके ईरान के न्यूक्लियर और सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, तो वहीं जवाब में ईरान ने इजराइल के रिहायशी ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बारिश कर डाली है और ऐसे में देखिए कि उत्तर में हाइफा से लेकर के दक्षिण में इलाट तक लगभग पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी हो गया है। तेल अवीव, यरूशलेम, बेयरशेबा, हाइफा, दर्जनों शहरों में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। ईरान के हमलों के बाद हाइफा शहर में भीषण आग देखी गई। हाइफा इजराइल का काफी अहम शहर माना जाता है और ऐसे में देखिए कि राजनीति के हिसाब से, व्यापार के लिहाज से भी उसी को ईरान ने टारगेट किया। लेकिन अब इस इजराइल और ईरान के बीच जारी बेगानी जंग में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी बिना मतलब अब्दुल्ला दीवाना बनता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने देखे युद्ध में साथ देने का वादा कर दिया है और ये वही पाकिस्तान है जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह से पिटा था और उसकी सैन्य ताकत की पोल दुनिया के सामने खुल गई थी। उस वक्त पाक ने अपने मित्र देशों से सहयोग भी मांगा था, जिसमें ईरान भी शामिल था, और इसी दोस्ती का एक कर्ज अदा करने के लिए देखिए अब पाकिस्तान ने ईरान को मदद देने का भरोसा दे दिया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जो जनरल है, ईरानी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य भी है, मोहसिन रेजाई ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि पाकिस्तान ने हमें यह बताया कि अगर इजराइल परमाणु हमला यानी कि परमाणु मिसाइलों का उपयोग करता है तो पाकिस्तान उस पर परमाणु हथियारों से हमला करेगा। अगर इजराइल ईरान पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान ईरान का साथ देगा और पाकिस्तान की ओर से इजराइल पर परमाणु हमला हो सकता है। ऐसे में देखिए पाकिस्तान ने इजराइल के हमलों की कड़ी आलोचना करते हुए ईरान को समर्थन दे दिया है। इसके बाद ईरानी अधिकारी की ओर से यह बयान भी सामने आ गया। लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या इजराइल और ईरान के बीच अब परमाणु युद्ध होने वाला है, क्योंकि देखिए दोनों देश पीछे हटने को तैयार नहीं है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं और उनसे हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमसे जुड़ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ है, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी भी जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव जी कुछ देर के बाद जुड़ेंगे और उनसे भी हम बातचीत का दौर आगे चलाएंगे। लेकिन सबसे पहले कर्नल शिवदान सिंह जी, आपके पास आते हुए, पाकिस्तान का इस युद्ध में कूदना और जो हश्र भारत ने दिखा दिया पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान का लेवल क्या है, पाकिस्तान किस जगह पर आकर के टिकता है, क्या ऐसे में यह कहा जाए कि महज सिर्फ पाकिस्तान यहां पर समर्थन देने की बात कर रहा है? कर तो कुछ नहीं सकता है, क्योंकि परमाणु हथियार के न्यूक्लियर वॉर की धमकी उस वक्त भी दी थी जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। लेकिन जैसे ही उनके नूर खान एयरबेस पर हमला हो जाता है, गिड़गिड़ाते हुए चले जाते हैं, वॉशिंगटन का दरवाजा खटखटाते हैं कि युद्ध रुकवा दीजिए। देखिए, पाकिस्तान का जो मेन सपोर्ट है वो अमेरिका से है और उसे पूरा पता है कि अमेरिका इस वक्त इजराइल के साथ है पूरी तरह से। तो इजराइल के साथ में अमेरिका होने के कारण पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वो ईरान के सपोर्ट में इजराइल के साथ न्यूक्लियर युद्ध करे और इजराइल पर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने की कोशिश करेगा। मुझे एक्सपेक्ट नहीं है। नहीं तो ये मोहसिन रेजाई की तरफ से सर जो ये बयान एक इंटरव्यू में उन्होंने इस बात को रखा, तो क्या ये कहे कि सिर्फ कहने के लिए उन्होंने कह दिया और पाकिस्तान से वाकई ऐसा कोई समर्थन नहीं आया? बिल्कुल, ये केवल एक अपना स्टैंड दिखाने के लिए इजराइल को कि हम भी न्यूक्लियर पावर हमारे साथ है, क्योंकि इस वक्त ये क्लियर हो चुका है कि ईरान के पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। अभी तक कोई स्थिति में पहुंचा ही नहीं था कि न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। केवल वो इनरिचमेंट मतलब उसको मेटेरियल को तैयार कर रहे थे बॉम्ब बनाने के लिए, मगर उस स्थिति में पहुंचा नहीं है ईरान कि वो बॉम्ब असेंबल किया जा सके। इसमें काफी महीने लग सकते हैं ईरान को यदि इसी स्थिति से अपना तैयार करता रहेगा। तो इसीलिए उसको ये दिखाने के लिए क्योंकि इजराइल के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बॉम्ब है, इसलिए वो पाकिस्तान ने का नाम लेकर के उसने ये कहा है
और उसने ये और अज्यूम कर लिया है क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है और वो भी एक मुस्लिम देश है, तो हो सकता है कि वो इस कार्ड को बनाने के लिए कि मुस्लिम नेट पर उसका नाम लेकर के वो इजराइल को धमकी दे देगा, मगर बिल्कुल सत्य नहीं है क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ है और अमेरिका पाकिस्तान जो है अमेरिका के इशारों पर ही काम करता है। तो यानी जो ईरान ने साथ दिया था जब भारत पाकिस्तान का एक तरह से युद्ध चल रहा था, और देखिए पहलगाम हमले में भी हम देख रहे थे कि ईरान जो हमास को पालता पोसता है। सर आप ही से ये सवाल रहेगा शिवदान सर, क्योंकि हमने देखा था उस समय कितना समर्थन, कई सारे हथियार तो ईरान की तरफ से भी जो है दिए गए थे और खुला समर्थन जो है ईरान की तरफ से कर दिया गया था। तो पाकिस्तान तो फिर तो किसी का दोस्त कहलाएगा ही नहीं। अगर ऐसे वक्त में ईरान जो कि अलग थलग है, ऐसे में भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है जी, मगर उसको पाकिस्तान को पूरा पता है कि अमेरिका का फुल सपोर्ट इजराइल के साथ में है और अमेरिका ने ये कह भी दिया है, अपने ओपनली भी बोल दिया है कि यदि ईरान उसके हितों के कहीं भी हमला करेगा या उस तरह की कोई हरकत करेगा तो अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। ओपनली बोल दिया उसने। इस स्थिति में आप क्या सोच रहे हैं? पाकिस्तान अमेरिका के विरुद्ध जाकर के इजराइल पर हमला करेगा? ये बिल्कुल संभव नहीं है, ये केवल कहने की बातें हैं, बाकी इसमें सत्ता बिल्कुल नहीं। जी कर्नल कुणाल जी, आपके पास आते हुए सर, देखिए कल भी जब आपसे बात हो रही थी तो आपने इस बात का जिक्र किया था कि देखिए पाकिस्तान के पास भी उनका खुद का न्यूक्लियर नहीं है, वो अमेरिका का है। और अब देखिए जिस तरह से कर्नल शिवदान जी भी ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर कि उनके पास जो न्यूक्लियर है कहीं ना कहीं उसको भुनाने की कोशिश ईरान जो है यहाँ पर कर रहा है। बनने की कोशिश में था कि हम न्यूक्लियर पावर यहाँ पर जो है हथियार जो है वो बना ले और न्यूक्लियर पावर के देशों में जो है हम भी जो है सम्मिलित हो जाए, लेकिन इजराइल जो कि अमेरिका पे ही कहने पर, जहां तक मुझे जानकारी मिल पा रही है कि अमेरिका भी कहीं ना कहीं इजराइल को इस चीज में सपोर्ट कर रहा है कि उसको न्यूक्लियर पावर ना बनने दिया जाए। तो ऐसे में हम ये माने कि अब कहीं ना कहीं ईरान के लिए भी मुश्किल है और पाकिस्तान की एक बार फिर से और पोल जो है वो खुल जाएगी। सही, हमने काली बात किया हुआ था जे पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बम है वो पाकिस्तान का नहीं है, वो अमेरिका का है। वो पाकिस्तान के पास रख रहा है। वो किराना हिल्स में जो एक्सप्लोशन हुआ था 7 मई को, तो ये हमें तकरीबन कंफर्म्ड है, लेकिन ये तो कोई बताएगा नहीं कि ये अमेरिकन बॉम्ब है। लेकिन हमने देखा है अमेरिका का एयरक्राफ्ट आया है, इजिप्ट से बोरॉन लेके आया था, न्यूक्लियर एक्सप्लोशन आगे ना बढ़े। सो ये और ये जो IMF लोन है, वर्ल्ड बैंक का लोन पाकिस्तान को मिल रहा है $130 मिलियन वगैरह वगैरह, ये सब है अमेरिका दे रहा है पाकिस्तान का जगह इस्तेमाल करने के लिए, वो रेंट दे रहा है। सो हमें जो कर्नल साहब ने बताया ये अमेरिकन बॉम्ब है, ये पाकिस्तान का बॉम्ब नहीं है। तो ये इसीलिए ईरान अभी इस्लामिक जो बॉम्ब बनाने वाला था, वो पहले जो पाकिस्तान क्लेम करता था जी इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब इज विद पाकिस्तान, लेकिन अभी वो बाहर आ गया है, पाकिस्तान के पास वो बॉम्ब नहीं है। तो इसीलिए ईरान बनाना कोशिश कर रहा है, जो क्या आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ अमेरिका। सो कोई आदमी, इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए। तो ये माने कि इजराइल के कंधे पे बंदूक रख करके अमेरिका ही चला रहा है ईरान के ऊपर में सर? एकदम इजराइल का कोई इंटरेस्ट नहीं है ईरान में। क्या है, ईरान न्यूक्लियर बम बनाए या ना बनाए, उसे इजराइल का प्रोटेक्शन है वो अमेरिका का, लेकिन अमेरिका ही चला रहा है ये युद्ध इजराइल का कंधे से बंदूक लगाकर। ये तकरीबन सच है। एंड अमेरिका डजंट वांट ईरान टू बी न्यूक्लियर पावर्ड, सो दैट इज व्हाई इजराइल के तरफ से वो युद्ध करना, अमेरिका का युद्ध है ये।
अमेरिका का युद्ध है ये। कर्नल शिवदान सर आपके पास, क्योंकि देखिए इस बात को थोड़ा समझना जरूरी हो जाता है, जो बात यहाँ पर कर्नल कुणाल जी भी कह रहे हैं कि ये एक तरह से अमेरिका का युद्ध है। हम ये देख रहे हैं कि भले ही सामने सामने आपको ईरान और इजराइल जो है वो युद्ध करते नजर आ रहे हैं, जो देखिए अब तो अपने चरम पर है कि 4 दिन के युद्ध में कभी इजराइल भारी पड़ता है तो कभी ईरान भारी पड़ता है। अब ऐसे में ये हम माने कि अमेरिका की एक जिद है, रशिया को भी हम इसमें पीछे नहीं छोड़ेंगे कि एक तरह से पुतिन जो अपनी सदी हुई एक राजनीति करते हैं, देखिए उनका खुद का युद्ध चल रहा है, लेकिन वहीं पर इजराइल को, ईरान को ये समझाते हुए दिख रहे हैं कि युद्ध ना करे, संघर्ष विराम कर ले यहां पर। तो ये क्या, अगर पर्दे के पीछे देखें तो बहुत और भी देशों के सैनिक जो हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, सिर्फ सामने में चेहरा इजराइल और ईरान का। देखिए, जैसा कि सर्वविदित है, 3 साल से रूस जो है यूक्रेन के साथ इंगेज है युद्ध में, और ये युद्ध अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। तो इसलिए पुतिन जो है वो डायरेक्टली ईरान को सपोर्ट नहीं करने की पोजीशन में है, मगर मॉरली वो ईरान को इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि, और इनडायरेक्टली वो कन्वे कर रहे हैं इजराइल को कि इसको युद्ध को कंट्रोल करें, युद्ध को बंद करें। तो और इस तरह से वो दिखा रहे हैं कि वो ईरान की समर्थन में है, क्योंकि ईरान के समर्थन में इस वक्त केवल चाइना नजर आता है और रूस नजर आता है। बाकी कुछ छोटे छोटे देश जो अरब देश हैं उन्होंने कुछ समर्थन दिया है। बाकी मेजर समर्थन विश्व का इजराइल को मिल रहा है, अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है। तो इस तरह से फ्रांस के, इजराइल के पास बड़े पावरफुल देश हैं, और इस वक्त रूस जो उसका सपोर्ट कर रहा है ईरान को, उसके वो खुद इंगेज है, इसलिए वो केवल एडवाइज ही कर सकता है, इससे ज्यादा रूस और कुछ करने की पोजीशन में इस वक्त नहीं है। बिल्कुल, हम आप लोगों का रुख करेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरानी हमले में देखिए इजराइल के हाइफा में भीषण आग, हमले में 4 लोग जख्मी, कई इमारतों में लगी ये आग, और ईरान के काउंटर अटैक में देखिए हाइफा में भारी नुकसान पहुंचा है। शहर में देखिए आग की लपटें और कई गाड़ियों में ये आग लग गई है, और सुबह से ही लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से ईरान जो है वो लगातार काउंटर अटैक जो है वो इजराइल के ऊपर में कर रहा है। और देखिए इजराइल के हाइफा में ये भीषण आग जो है वो लगी, और जिसमें 4 लोगों के जख्मी होने की अभी तक खबर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। इमारतों में ये आग लग गई है। और सीधे हम यहाँ से रुक कर लेते हैं एक बार फिर से कर्नल कुणाल जी का। कर्नल कुणाल जी, देखिए क्योंकि बात मैं जिस तरह से इससे पहले भी कह रही थी कि 4 दिन से ये लगभग युद्ध जो है वो चल रहा है, ऐसे में कभी इजराइल भारी पड़ता हुआ दिखता है तो कभी ईरान यहाँ पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। अगर स्थिति को हम देखें तो यहाँ पर पलड़ा किसका भारी है सैन्य के दृष्टिकोण से, खास तौर से क्योंकि ईरान भले ही यहाँ पर जो है आधुनिक तौर पर अत्याधुनिक उनके पास हथियार नहीं है, लेकिन एक ऐसा डर्टी बॉम्ब है, उसका जिक्र आप करिएगा और आप ही बताइएगा मुझे इसके बारे में, हमारे दर्शकों को भी। एक ऐसा डर्टी बॉम्ब है जो न्यूक्लियर के तहत ही जो है पूरी तरह से भीषण तबाही मचा सकता है अगर वो छोड़ दिया गया इजराइल पर, और ये यूएस के अधिकारी की तरफ से अभी इसको लेकर के जानकारी भी आ रही है। नहीं, अभी लड़ाई में अटैक हुआ है, एयरक्राफ्ट जितना है वो इजराइल के पास ज्यादा है। वो बोल रहा है कि 560 है या 608 है, समथिंग लाइक दैट। एक्टिव मेन 34,000 है, रिजर्व 55,000 का है। और ये क्योंकि आर्मी का कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने डिस्कस किया हुआ है जे इजराइल और ईरान के कोई जमीनी कनेक्शन नहीं है। सो ये विमान का ही होगा। ईरान के पास उसका तकरीबन आधा से थोड़ा ज्यादा 60% है, 340 एयरक्राफ्ट जो अवेलेबल, मेरा पास जो इंफॉर्मेशन है वो 340 है, जबकि तकरीबन 600 के पास इजराइल के पास है। सो इसीलिए ईरान तो थोड़ा वीक है, और ईरान का एयरक्राफ्ट मोस्टली Su-35, F-4, F-5 और टैंक है, कुछ रशियन टैंक है, T-72, T-54, T-55। सो इसीलिए ईरान मिलिटरीली थोड़ा वीक लग रहा है, लेकिन उसका मिसाइल है मिसाइल बोला था 1000 मिसाइल है, डेली 50 करके भी मिसाइल मारे तो तकरीबन 20 दिन और चलेगा ये लड़ाई। सो दैट इज द वरी ऑफ इजराइल
ये युद्ध को खींचा जा सकता है बिल्कुल। ईरान के पक्ष से। एक और वर्ड के बारे में यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी, जो मैंने डर्टी बम का जिक्र किया कुणाल सर, कि ये एक रेडियोलॉजिकल ये एक बम है जिसको खास तौर से देखें तो पारंपरिक विस्फोटकों के साथ जो मिक्स करके है और रेडियोधर्मी पदार्थों के साथ मिलकर के बनाया जाता है, और ये बहुत खतरनाक होता है, और ये ईरान के पास में है। ये आपने जो बताया है इसके सही है, लेकिन ये लिमिटेड रेडियो एक्टिव है, ये फुल न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। सो इसका भी रेडियो एक्टिव जो फॉल आउट है वो हो सकता है, और वो बहुत ही खतरनाक है। बट मैं नहीं सोचता हूं जो ईरान वो बॉम्ब अटैक करेगा, क्योंकि उसके रिटेलिएशन में इजराइल, इनफैक्ट अमेरिका विल यूज द न्यूक्लियर बॉम्ब। इतना लड़ाई मैं नहीं सोचता हूं, क्योंकि सभी को पता है जे न्यूक्लियर अटैक का क्या परिणाम है। रेडियो एक्टिव एक बार बाहर निकल गया तो वो काफी लंबा दिन, 4-5 साल, 10 साल, उससे भी ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्शन फॉल आउट हो सकता है। चार्नोबिल में 20 साल 30 साल पहले चार्नोबिल जो यूक्रेन में था वो एक्सप्लोशन हुआ था, उसका फॉल आउट अभी भी चल रहा है, और जनरेशन के बाद भी वो चालू रहता है। सो आई डोंट थिंक ये न्यूक्लियर जो यूरेनियम लिमिटेड एक्सप्लोशन होगा। ये लिमिटेड एक्सप्लोशन, इजराइल बड़ा छोटा कंट्री है, वहां पे लिमिटेड अटैक करने में ही उसका आधा पॉपुलेशन उसके हिस्से में आ जाएगा। सो इसीलिए मेरे को नहीं लगता है, लेकिन लिमिटेड न्यूक्लियर अटैक नहीं, ये बात हम इसलिए भी सर कह रहे हैं क्योंकि देखिए पूर्व पेंटागन अधिकारी हैं माइकल रूबिन, उनकी तरफ से यानी कि एक तरह से अमेरिका की तरफ से भी जो है इसको लेकर के एक पुष्टि जो है कि ऐसे सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, क्योंकि ईरान जहां पर कमजोर होता हुआ दिखाई देता है वहां पर इस तरह की अटैक जो है वो कर सकता है, और इसको लेकर के एक संभावना जता रहे हैं, इसलिए ये सवाल उठा था। हम आपके पास लौटेंगे सर, हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं, फॉरेन एक्सपर्ट है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आपके पास हम आए, लेकिन उससे पहले कर्नल शिवदान सर, इसको चाहेंगे कि आप ये डर्टी बॉम्ब को लेकर के थोड़ा बताइए, क्योंकि जो बात कुणाल जी कह रहे हैं कि संभव नहीं है, क्या हम ईरान से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम पाकिस्तान से देखिए एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो किस लेवल पे जाकर के जो है युद्ध लड़ेगा। वो भी देखिए सिविलियंस को निशाना बनाता है, ईरान भी उसी तरह से सिविलियंस को जो है वो निशाना बना रहा है। तो ऐसे में क्या ये नहीं करेगा इस बॉम्ब का, ये रेडियोलॉजिकल बॉम्ब का इस्तेमाल, मतलब ये हम मान करके चल लें? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है जी, इजराइल एक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला देश है जिसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मगर ईरान के पास केवल एक डर्टी बॉम्ब है जो कि लिमिटेड रेडिएशंस करता है, और ईरान के पास वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है। यदि उसने ये न्यूक्लियर डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ कर दिया तो इजराइल को एक वैलिड रीजन मिल जाएगा इसका जवाब देने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब से। और जैसा कि कल भट्टाचार्य जी बता रहे हैं, इस न्यूक्लियर बॉम्ब को डिफ्यूज नहीं किया जा सकता, ईरान को टोटल बर्बाद हो जाएगा। पूरे विश्व का जो एनर्जी रिसोर्सेज है ईरान में है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएंगे, और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। पूरी दुनिया जो है, जो ईरान से जो पावर का इंपोर्ट करती है, वो उसको बहुत नुकसान पहुंचेगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि ईरान को कोई भी इस तरह कदम उठाने पर ईरान कोई कदम उठाएगा, क्योंकि ईरान को पता है कि इसके कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होने। यदि इजराइल के पास न्यूक्लियर बॉम्ब ना होता तो हो सकता है कि ईरान कोई बात सोचता इस बारे में, मगर ईरान इस बात में अब बिल्कुल नहीं सोचेगा। और एक बात और बताना चाहता हूं मैं कि यदि ये इनकी जमीनी सीमाएं मिली होती तो मैं मान सकता हूं कि ईरान जो था इजराइल के ऊपर भारी पड़ सकता था, क्योंकि उसकी सेना की नफरी ज्यादा है, इजरायली कम है। मगर ये एक ऐसा पिक्युलर युद्ध हो रहा है जिसमें सीमाएं नहीं मिली हुई हैं,
केवल युद्ध जो है रॉकेटों से, मिसाइलों से और ड्रोनों से किया जा रहा है। जी। इसलिए जिसमें कि इजराइल को काफी सुपीरियरिटी हासिल है। इसके साथ साथ इजराइल के पास बेस्ट, विश्व का सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसके द्वारा वो आधी जो इसका जो ईरान के जो अटैक्स हैं उनको 90% तक न्यूट्रलाइज कर रहा है। जी। जबकि इजराइल के जितने भी अटैक हैं वो ईरान में पूरी की पूरी तरह जाकर अपने निशानों पर गिर रहे हैं, क्योंकि ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना अच्छा नहीं जितना इजराइल का है। इसलिए इस युद्ध में इजराइल ही भारी पड़ रहा है और इसलिए ईरान को जो है अब इस न्यूक्लियर बॉम्ब की कैपेबिलिटी देखते हुए इजराइल की, ईरान इस कदम को कभी नहीं उठाएगा। और बिल्कुल 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 सर, देखिए यहाँ पर कल भी आपने जिक्र किया था कि युद्ध का जो स्वरूप है वो बदल रहा है। पहले युद्ध जो है वो बॉर्डर पर हुआ करती थी, लेकिन अब के वक्त में तो अंदर घुस करके जो है ये युद्ध होता है और सिविलियंस को भी निशाना बनाते हैं। अंदर में जितने भी आपके चाहे वो सैन्य, हम इसकी बात करें, हेडक्वार्टर्स की बात करें या फिर न्यूक्लियर हम यहाँ पर स्पॉट की बात करें, इन सबको निशाना बनाया जाता है। आपने वो स्वरूप बदलने की बात भी की थी। संजीव सर, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, पुतिन, हर कोई जो है इस पर्दे के पीछे से इस पूरे युद्ध को जो है कहीं ना कहीं संभाल रहे हैं और एक तरह से उसको आगे बढ़ाने का कार्य भी जो है किया जा रहा है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये सामने आ जाए, ये कह दे कि अब तो इस युद्ध को हम रुकवाएंगे, और देखिए एक बार फिर से उन्होंने कहा जिस तरह से हमने भारत पाकिस्तान के युद्ध को रुकवा दिया है उसी तरह से हम ये ईरान और इजराइल के युद्ध को भी रुकवा देंगे। अब इसके लिए कूटनीतिक प्रयास जो है ट्रंप ने शुरू कर दिया, बातचीत का दौर शुरू कर दिया। लेकिन ऐसे में हम क्या माने, क्योंकि उनकी बात में एक बात और आई कि मैंने और भी कई युद्ध रुकवाए लेकिन मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलता। तो क्या सिर्फ क्रेडिट लेने की होड़ में ट्रंप दिखाई दे रहे हैं या वाकई उनकी मंशा है कि यह युद्ध रुकना चाहिए, नहीं होना चाहिए, भीषण तबाही होगी? देखिए, पूरे इजराइल और ईरान के बीच के युद्ध में बैकग्राउंड से अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा है और ये जो सिचुएशन भारत और पाकिस्तान के सिचुएशन से अलग है, उससे तुलना नहीं हो सकती। और भारत और पाकिस्तान के डोनाल्ड ट्रंप की जहां तक बात है तो वो तो जाहिर है कि अपने बिजनेस माइंडेड अप्रोच की वजह से हर एक स्थिति में अधिक से अधिक अपने लिए क्या फायदा हुआ, उनको क्या फायदा हुआ, उन्होंने जो भी स्टेप लिए उसका डोनाल्ड ट्रंप की जो शख्सियत है उसको कितना लाभ हुआ वगैरह वगैरह, वो उस तरीके के सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच से वो चलते हैं। तो ऐसे में वो जब भारत और पाकिस्तान की तुलना इस पूरे युद्ध से कर देते हैं और कहते हैं कि मैं क्रेडिट मुझे नहीं चाहिए, लेकिन इतना कह के भी वो क्रेडिट लेने की ही बात कर रहे हैं एक तरह से। और नहीं संजीव सर, वो ये नहीं कहते कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, वो कहते हैं मुझे कोई क्रेडिट दे नहीं रहा है। मतलब मैंने तो युद्ध रुकवाया, कुछ सर भी हंसे। और मैं वाकई जब मैंने ये मतलब अपने दर्शकों को बताया तो मुझे भी खुद ये आ गई कि वो खुद कह रहे हैं मैंने इतने युद्ध रुकवा दिए, भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवा दिया, मुझे तो क्रेडिट ही नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर भी ईरान इजराइल का युद्ध रुकवाऊंगा। इजराइल मान नहीं रहा है उनकी बात, रशिया नहीं उनकी बात को मान रहे हैं। मतलब ये किस तरह का क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है? जैसे हम सभी हंस रहे हैं इस पूरे डोनाल्ड ट्रंप के बयान पे, उसी तरीके से जो नोबेल पीस कमेटी वाले भी हंस रहे होंगे उनके इस बयान पे। शायद लक्ष्य नोबेल पीस प्राइज का ही है। तो ये जो नोबेल पीस प्राइज की कमेटी है वो सारे जोन कौन कहाँ से किस तरह से बात कर रहा है और क्या उसका लक्ष्य है वो सारी बातें समझते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सारा जो प्रकरण है वो एक बहुत ही एक सेल्फ सेंट्रिक अप्रोच की तरफ दर्शाता है कि डोनाल्ड ट्रंप कितने ज़्यादा ट्रांजैक्शनल हैं। हर जगह वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। यदि उन्होंने कुछ वैश्विक शांति के लिए कुछ प्रयास कर भी दिए तो उसमें भी क्रेडिट चाहिए उन्हें। तो और अमेरिका फर्स्ट तो है ही, बिजनेस तो उनका फायदा होना ही चाहिए, टैरिफ सबसे ज़्यादा मिलना ही चाहिए। तो ये जो उनका जो पूरा अप्रोच है डे वन से और पूरी उनकी शख्सियत ही रही है, वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाने की रही है। चाहे वो मुनाफा यश के रूप में हो, चाहे पैसे के रूप में हो, चाहे वो किसी अन्य रूप में हो, उनको मुनाफा चाहिए। तो ये जो मुनाफे वाला जो उनका व्यक्तित्व है वो सामने आता है, बार बार आता है। लेकिन जहां तक इस पूरे युद्ध की बात है तो उसमें ये बहुत स्पष्ट है कि ये जो अमेरिका की सहमति के बगैर, अमेरिका के गो अहेड के ऑर्डर्स के बगैर ये हो नहीं सकता था कि इजराइल इतने बड़ी कार्रवाई कर दे। और जहां तक इस इजरायली एक्शन का प्रश्न है तो उसके पीछे देखिए किरण जी कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि ईरान जो है वो अपने न्यूक्लियर
प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा था। IAEA की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक हुई थी उसमें भी इस बात को माना गया था कि ईरान अपने यूरेनियम इन्रिचमेंट के प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ा रहा है। वो अपने IAEA के जो ऑब्लिगेशंस हैं उसको मान नहीं रहा है, उसको वायलेशन कर रहा है। और इसी तरीके से यदि ईरान आगे बढ़ता रहा तो वो जल्द ही न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर भी लेगा। तो ऐसे में जो अमेरिका और इजराइल जो पहले से ही इस बात का संकल्प करते रहे हैं, चाहे वो आज का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हो या कल का बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन रहा हो, उसके पहले ट्रंप और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, जो ट्रंप 1.0 और फिर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, बुश एडमिनिस्ट्रेशन, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन को उठा लीजिए, वो सभी इस बात को और कहते रहे हैं, संकल्प व्यक्त किया था उन्होंने बार बार दोहराया था कि वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करने देंगे। तो ये जो इजराइल का ये जो, और इजराइल तो ईरान के न्यूक्लियर वेपन्स को अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानता है। जैसा कि अभी कर्नल साहब ने बताया कि इजराइल के लिए तो एक ही 2 बॉम्ब्स काफी हैं, पूरी इजराइल ही ऑब्लिटरेट कर जाएगा, पूरा इजराइल ही समाप्त हो जाएगा। और जिस तरीके से अयातुल्लाह खामनेई कहते हैं कि वो इजराइल को वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे, होलोकॉस्ट को वो डिनाई करते हैं। इजराइल के जो लोग हैं उनके ऊपर पहले भी कितने बड़े अत्याचार हुए। हिटलर तो उन्हें पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहता था और उसी तरीके की मंशा ईरान रखता है। तो ऐसे में इजराइल के लोगों के अंदर का जो अपने अस्तित्व को लेकर के जो आशंकाएं हैं वो बहुत डीप सीटेड है, बहुत गहरी हैं। इजराइल एक बहुत छोटा सा मुल्क है और उस पूरे मिडिल ईस्ट रीजन के बड़े क्षेत्र में उतने छोटे से मुल्क का यदि सर्वाइवल हो पा रहा है इतने शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी, तो वो इसी वजह से हो पा रहा है क्योंकि वो अपनी रक्षा बहुत ही सशक्त और मजबूत तरीके से करता है और उसके पीछे अमेरिका पूरी तरह से खड़ा रहता है। तब इजराइल आज टिका हुआ है, अदरवाइज इजराइल के लिए टिक पाना वहां पर संभव नहीं था। और ऐसे में यदि ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स आ जाते हैं तो ऐसे में तो उसका इस्तेमाल वो इजराइल को, जैसा वो कहते हैं, वर्ल्ड मैप से मिटा देंगे। तो वर्ल्ड मैप से मिटाने के लिए तो वो 2 बॉम्ब्स ही काफी हैं। तो ये जो बॉम्ब्स हैं वो इजराइल के लिए एक अस्तित्व का संकट पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसका जिक्र किया भी क्या है नेतन्याहू की तरफ से, इसका जिक्र किया भी गया कि ये लड़ाई इसलिए है क्योंकि हमारे अस्तित्व का अब सवाल है। ऐसे में कर्नल कुणाल जी आपके पास आते हुए, क्योंकि एक तो जो डोनाल्ड ट्रंप है प्रेसिडेंट, उनका जो एक इमेच्योर सा ये एक बिहेवियर है, उसका जिक्र तो आप करिएगा ही, बताइएगा ही। साथ ही जो हम इजराइल की बात यहाँ पर संजीव सर भी कहते हुए दिखाई दिए कि ऐसे देखा जाए तो मिडिल ईस्ट के अंदर में एक उनकी जो सैन्य क्षमता है, अत्याधुनिक हथियार है उनके पास में, उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है ईरान के लिए। लेकिन ईरान भी प्रॉक्सी वॉर में उतना ही ज्यादा ताकतवर है। इजराइल का पास कोई ऑप्शन नहीं है। इंडिया कभी हार सकता है, जीत सकता है, लेकिन इजराइल का पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसको हर लड़ाई जीतना ही पड़ेगा क्योंकि उसका साइज छोटा है और 6 कंट्री है उसके पड़ोसी में। वो सभी के साथ ऑल अरब कंट्रीज इजराइल को हराने का कोशिश में है। उसका क्रूसेड अगेंस्ट एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड। तो पाकिस्तान नया उसका हिट लिस्ट में आया। वो गाजा के साथ लड़ाई कर रहा है, लेबनान है, सीरिया है, येमेन है और अभी ईरान है। और इजिप्ट पहले था, हम जानते हैं, सुएज कनाल के ऊपर वो 70s एंड 80s में इजिप्ट के साथ उसका झगड़ा था। और इजराइल को मालूम है कि एक बार हार गया तो वो खत्म हो जाएगा। वहां पे हर आदमी हर टाइम चौकन्ना रहता है। हमने स्टोरी सुना है जे कोई न्यूली मैरिड आर्मी ऑफिसर वो नेपाल में हनीमून करने गया था, तो शादी के बाद, और जब लड़ाई शुरू हुआ वो हनीमून बंद करके वो एकदम सीधा एयरपोर्ट से अपना यूनिट के पास चला गया है। तो ये उनका सर्वाइवल का पॉइंट है। तो वो इजरायली, उसका मेंटेलिटी ऐसे बना हुआ है, हर एक घर के अंदर अंडरग्राउंड बंकर है। तो इसीलिए सारा दिन बम गिरा है ईरान ने, तो 3 आदमी मरा है। ये दे आर प्रोटेक्टेड। 2 हमको फोटो मिल रहा है, पूरा तेल अवीव में बम गिरा है, हाइफा में बम गिरा है, लेकिन किलिंग बहुत कम है। और ये अभी G7 का मीटिंग है, आज है कल है, वहां पे ट्रंप पहुंचा है, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी पहुंचेंगे, आज शायद पहुंच गया होगा। So the majority G7 का कंट्रीज ये लड़ाई के ऊपर
नजर रखा हुआ है और ये बोल रहा है कि पाकिस्तान के पास जो बोल रहा हमने बोला है वो डर के मारे सोचा है कि पाकिस्तान जानता है कि इजराइल और इंडिया के बीच में मिलिट्री सपोर्ट बहुत ज्यादा है। हमारे मिलिट्री में इजरायली एडवाइस है, कुछ वेपन है, ड्रोन आया है। सो पाकिस्तान अभी डरा हुआ है, उसका हाई डेट है, डिपेंड ऑन एड है, इन्फ्लेशन और पॉवर्टी उनका बढ़ रहा है। जबकि इंडिया का प्राय 30 करोड़ पीपल लास्ट 10 साल में बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं। ट्रेड डिसरप्शन है, इकोनॉमिक स्टेबिलाइजेशन है, इंक्रीज डेट बढ़ रहा है पाकिस्तान का, डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर है, इम्पैक्ट ऑन फॉरेन फंडिंग्स है, IMF उसको बेल आउट करता है हर बार। प्राइस हमको खबर में मिलता है, गैस सिलेंडर का प्राइस 3000 रुपया, आटा चावल का प्राइस 150 रुपया किलो वगैरह वगैरह हमें लेकिन सर खबर आता रहता है। जो हम आर्थिक स्थिति आप बता रहे हैं पाकिस्तान की, ये तो जग जाहिर है, लेकिन उसके बावजूद देखिए ना, उनको तो IMF से फंडिंग हो जा रही है, अमेरिका सपोर्ट कर देता है। अमेरिका ने अभी वहां पर जो एक व्यापारिक संबंध है वो पाकिस्तान के साथ बढ़ाया है। ये सब क्या है सर? और आप जो G7 का भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, क्या वाकई G7 में अगर कोई बातचीत होती है एक टेबल पे तो उसका असर पड़ेगा इस युद्ध पर? क्योंकि हर कोई तो अपना अपना बेनिफिट इस युद्ध से देख रहा है। जरूर पड़ेगा, और मेरे को लगता है G7 में तो जरूर कोई ना कोई डिस्कशन होगा ये ईरान और इजराइल का लड़ाई के बारे में, और इसका कोई एक सॉल्यूशन निकलेगा। तो निकल सकता है कुछ। यहाँ पर आप सभी का हम रुख करेंगे, बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बड़ी खबर का उसके बाद हम रुख कर लेते हैं। देखिए, ईरान यमन पर इजराइल का ये बड़ा हमले से जुड़ा एक वीडियो आया सामने, इजरायली सेना ने जारी किया वीडियो में हमलों की लोकेशन बताई गई है। ईरान यमन में किए गए हमलों की लोकेशन बताई गई है। देखिए, इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि उन्होंने यमन और ईरान में कहां पर हमले किए हैं। तो अब देखिए, हमला होता है और वीडियो भी उसका बनाया जाता है, या तो फिर सैटेलाइट इमेज जो है वो दिखाई जाती है, ताकि किस तरह से तबाही मचाई है एक देश ने दूसरे देश के ऊपर में, वो तमाम सबूत जो है वो भी रखे जाते हैं। और देखिए, इजराइल की तरफ से ये वीडियो जो है वो सामने लाया गया। इजरायली सेना ने ये वीडियो जारी किया है और वीडियो में हम लोग की लोकेशन देखिए यहाँ पर वो पूरी लोकेशन आपको जो है वहां पर दिखाई दे रहे हैं, और ये यमन में किए गए हमलों की लोकेशन बताई गई है। और चलिए, इसी पर हम एक बार फिर से कर्नल शिवदान सर आपका रुख कर रहे हैं, और इससे अगर हम देखें ये कितना बड़ा एक चैलेंज के तौर पर देखा जा सकता है, जिस तरह से अब ये वीडियो वगैरह सब बना करके सामने की देखिए हमने यहाँ तबाही मचाई है। जो लड़ाई है जिसमें आजकल के जमाने में जितना इम्पैक्ट लड़ाई का खुद आमने सामने का होता है, उतना ही इस तरह का जो साइकोलॉजिकल वारफेयर जिसको बोलते हैं उसका भी इम्पैक्ट होता है। जो ये वीडियो बना के दिखाना, पब्लिसिटी कराना, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बातें करना और तरह तरह की बातें इस तरह की प्रचार करना कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम ये कर देंगे, हम उसको ऐसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये सब साइकोलॉजिकल वारफेयर का एक अंग होता है। दुश्मन देश को इससे डराया जाता है, और वो जो उसका फाइनल एम है दुश्मन देश को हराना, यदि वो दुश्मन देश मॉरली हाथ थक जाता है तो इस प्रकार से वो अपने समर्पण कर देता है। तो इसलिए जो भी ये एक्शन किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ से, वो ईरान को दिखाने के लिए किए जा रहे हैं कि हम कितने स्ट्रांग हैं, हमने क्या क्या तुम्हारा डैमेज कर चुके हैं। बिल्कुल संजीव सर, यहाँ पर क्योंकि देखिए पुतिन का अगर हम उनकी बात करें तो वो इनडायरेक्ट वे में ईरान के साथ है। अगर हम वहाँ पर हथियारों की बात कर ले, या फिर जिस तरह से एक सपोर्ट जो है वो दिया गया है, एयर डिफेंस सिस्टम जो दिया गया है, ये रशिया का है। ऐसे में आपसे इस बात को हम समझना चाहेंगे, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में इजराइल और रशिया की एक तरह से ये लड़ाई, पुतिन कहीं ना कहीं एक चैलेंज बने हुए हैं, क्योंकि रशिया के पास भी उतने ही अत्याधुनिक हथियार है, एयर डिफेंस सिस्टम है, सब कुछ है उनके पास में। अगर ये तमाम मदद कर दिए जाए तो फिर कितनी बड़ी मुश्किल इजराइल के लिए कि रशिया कोई इसमें डायरेक्ट अपना इंटरवेंशन करेगा, और अगर इनडायरेक्ट भी हो सर, तो
क्योंकि देखिए अगर आप हथियारों से मदद कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या हो रहा है, जिस तरह से अमेरिका ने उसको हथियारों से मदद कर दी, अभी तक लंबी लड़ाई 3 साल, हम कभी नहीं सोच सके थे कि 3 साल तक यूक्रेन टिक भी पाएगा रशिया के सामने। अगर ऐसा हुआ तो फिर इजराइल के लिए क्या? नहीं, देखिए ये जो रशिया के द्वारा ईरान को हथियारों की जरूर मदद दी जा सकती है, वो सप्लाईज वगैरह जरूर दी जा सकती है, क्योंकि रशिया को भी ईरान ने उसके यूक्रेन के युद्ध में कामिकाजी ड्रोन्स प्रोवाइड कराए थे, शाहिद ड्रोन प्रोवाइड कराए थे, और जिसका कि इस्तेमाल बड़े पैमाने पर रशिया ने यूक्रेन के अंदर हमले करने के लिए किया है। लेकिन ये जो मदद है वो सिर्फ हथियारों की सप्लाई तक ही मेरे असेसमेंट के मुताबिक सीमित रहेगी। उसके अलावा कोई ऐसा सिचुएशन मैं बनते हुए नहीं देखता कि जिसमें कि रशिया और इजराइल सीधा सीधा एक दूसरे के ऊपर जो है वार करें, या रशिया सीधा सीधा वहां पर अपने बूट्स ऑन ग्राउंड भेजे या किसी तरीके का मिलिट्री ऑपरेशन में वो शामिल हो। ऐसी स्थिति में बनते हुए नहीं देखता, क्योंकि रशिया इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि यदि वो ज्यादा उसमें पहले से वो रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, अभी भी वो समाप्त नहीं हुआ है, उसकी आंतरिक समस्याएं लगातार बनी हुई है। ऐसे में वो किसी फर्दर एक बड़े फुल फ्लेजेड युद्ध की तरफ जो ईरान और इजराइल का पूरा सिनारियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें यदि वो इंटर करता है तो वो रशिया के लिए भी अच्छा नहीं होगा, और पूरे ये विश्व में एक नए तरीके के खतरे को पैदा करेगा कि जिसमें कि महाशक्तियों के बीच में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के खतरे पैदा हो सकते हैं, एक तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है। और जो कि तीसरा विश्व युद्ध आप जानते हैं किरण जी कि अफोर्डेबल नहीं है। तीसरा विश्व युद्ध में कोई भी महाशक्ति नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि अभी आप देखिए तो रशिया यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है वो 3.5 वर्षों के लगभग का हो चुका है, लेकिन आज तक रशिया ने नेटो की टेरिटरी पर कोई एक सिंगल गोली तक नहीं चलाई है, कोई मिसाइल तक नहीं दागी है। उसी तरीके से अमेरिका और नेटो ने भी रशिया की टेरिटरी पर सीधा सीधा कोई हमला कभी नहीं किया, ना कोई सिंगल गोली चलाई, ना मिसाइल चलाई। क्योंकि जिस दिन, जैसा कि मैं आपको दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने, जिनके की समय में रशिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, उन्होंने एक अपने साक्षात्कार में ये कहा था कि जिस दिन अमेरिका और रशिया के सोल्जर्स एक दूसरे को शूट करना शुरू कर दे डायरेक्टली, उस दिन आप मान लीजिए कि दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। और जो कि उसमें नहीं ना अमेरिका जाना चाहेगा ना रशिया जाना चाहेगा, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध न्यूक्लियर वॉर में बदल सकता है। ये म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन यानी मैड की सिचुएशन को पैदा कर सकता है, ये सर्वनाशी साबित हो सकता है और होगा ही। यदि तीसरा विश्व युद्ध शुरू होता है तो ये पूरे विश्व के लिए सर्वनाशी साबित हो सकता है, जिसमें कोई नहीं जानना चाहेगा। देखिए एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, 1945 में और 2025 में अंतर यह है कि 1945 में सिर्फ अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन आज सभी के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सभी महाशक्तियों के पास, और उनको डिलीवर करने के सिस्टम्स मौजूद है, सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज मौजूद है। तो ऐसे में अगर किसी एक ने हमला कर दिया तो फिर उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उसको तो दूसरे राष्ट्र को भुगतना ही होगा, और वो सर्वनाश को पैदा करेगा। इवन कि मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जहां तक डर्टी बॉम्ब्स की माइकल रूबिन का मैंने बयान देखा, एक स्कॉलर हैं अमेरिका के, और उन्होंने इस डर्टी बॉम्ब्स के इस्तेमाल की बात कही है। मेरा मानना है कि ईरान के जो लीडरशिप है वो इस बात को अच्छी तरह से जान रही होगी, समझ रही होगी, यदि उन्होंने किसी तरीके का डर्टी बॉम्ब या किसी तरीके का टैक्टिकल बॉम्ब यदि उन्होंने बना लिया है, इसका भी इस्तेमाल किया, तो वो ईरान के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होगा, भयावह साबित होगा। उनके लिए एक विनाश का, बहुत बड़े विनाश का कारण बनेगा, क्योंकि इजराइल ने ये सच्चा न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट कभी नहीं किया है, लेकिन इजराइल के पास वो बॉम्ब्स मौजूद हैं, और उसको इजराइल ऐसी किसी स्थिति में यदि इजराइल के ऊपर कोई नाफी हमला हो जाता है, इवन की डर्टी बॉम्ब से ये हो जाता है, लिमिटेड रेडिएशन वाले बम से हो जाता है, टैक्टिकल बम से हो जाता है, तो ऐसे में इजराइल का जो रिस्पांस होगा उसको कोई रोक नहीं सकता है, और उस रिस्पांस में अमेरिका भी शामिल होगा, और ये ईरान के ऊपर किया गया जो नापकी हमला होगा वो ईरान को पूरी तरह से कोलैप्स करा देगा। और ये वहाँ के रिजीम के लोग अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं। इसी वजह से मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगा। लेकिन खामनेई पे भरोसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है सर। खामनेई जिस तरह से एक कहते हैं कि जिस लेवल पे जाकर के वो लोग युद्ध लड़ते हैं, ऐसे में थोड़ा भरोसा कर पाना मुश्किल होता है कि वो इस तरह से जो है डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हो सकता है कि कई बार
क्योंकि देखिए अभी अमेरिका की तरफ से ये भी कह दिया गया है कि इजराइल कहीं ना कहीं खामनेई को जो है वो उनकी हत्या के लिए जो है वो प्रयासरत है। ऐसे में कितनी सच्चाई है? इजराइल ने इस चीज को खंडित कर दिया है, लेकिन सच्चाई कितनी है अब ये धीरे धीरे करके बातें जो है वो निकल करके सामने आई। सर, इसके साथ एक चीज और, अगर ये डर्टी बॉम्ब या ये रेडियोलॉजिकल जो बॉम्ब है इसका इस्तेमाल अगर किया जाता है तो क्या एक गृह युद्ध की भी संभावना है? क्योंकि खामनेई को तो वैसे खुद ईरान के लोग ही पसंद नहीं करते हैं। देखिए, यदि डर्टी बॉम्ब या टैक्टिकल बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता है तो वो ईरानियन जो इस्लामिक रिजीम के पतन का कारण बनेगा इमीडिएट। उसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे वो ये होगा कि ईरान की जो अयतुल्ला खामनेई की रिजीम है वो सरवाइव नहीं करेगी और उनकी लीडरशिप भी एलिमिनेट होगी, और उसके साथ साथ ये पूरा जो ईरान है उसको बहुत ही ज्यादा भयावह स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, मैं ये कहूंगा। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अनइमेजिनेबल होंगे, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती कितने भयानक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और इसी वजह से मैं कहता हूं कि ईरान की रिजीम को वो इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि किसी तरीके का डर्टी बम या टैक्टिकल बम के बारे में इवन सोच भी सके। अगर वो सोच रहे हैं तो विचार तुरंत त्याग दें, नहीं तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अनइमेजिनेबल होंगे। इतना बड़ा कॉन्सिक्वेंस पूरे मानवता ने नहीं देखा होगा, मैं बताना चाहता हूँ इस पर। और वो स्टेप उठाने से बचेंगे जी, वो स्टेप हिरोशिमा और नागासाकी की तस्वीरें छोटी पड़ जाएंगी, मैं बता रहा हूँ, बहुत स्पष्ट रूप से मैं बता रहा हूँ जी। कर्नल शिवदान जी, जिस बात को लेकर के देखिए, हमने जब देखा था भारत पाकिस्तान का ये युद्ध चल रहा था, तुर्की किस तरह से अचानक से जो है वो साथ देने के लिए वो पाकिस्तान का पहुंच जाएगा, क्योंकि देखिए एक इस्लामिक समुदाय वो पूरी कंट्री, और ऐसे में सपोर्ट करना एक धर्म के नाम पर चलिए वाजिब है, देखा जा सकता है, लेकिन सऊदी अरब उतना समर्थन करता नहीं दिखा। ईरान के अगर दृष्टिकोण से हम देख ले तो यहाँ पर क्या चीजें आपको नजर आ रही हैं? कौन सा इस्लामिक कंट्री जो है सपोर्ट में करता, अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा और कौन सी कंट्री है कि साथ देते हुए जो है खासतौर से इस्लामिक कंट्री नजर आ रहे हैं? ईरान के जी देखिए, आपको ये जानकर वो होगा कि ईरान एक शिया संप्रदाय का देश है और उसके आसपास जो देश हैं वो सब सुन्नी संप्रदाय से कनेक्शन रखते हैं। तो इनमें जितना और रिलीजन्स के साथ में इनका कन्फ्रंटेशन है, वही शिया सुन्नी में भी कन्फ्रंटेशन काफी है। इसलिए ईरान के सपोर्ट में कोई भी मेजर सपोर्ट जो है मिडिल ईस्ट का कंट्री करता मुझे नजर नहीं आ रहा है। कोई भी कंट्री इस तरह से ओपनली ईरान का सपोर्ट नहीं करेगा, जिस तरह की वो अपने सैनिक भेजेगा या अपना कुछ करेगा। और फिर ये जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, इनके पास वेपन का कोई ऐसा होता नहीं कि जो वेपन से सपोर्ट करें। इनके पास मैक्सिमम ये है कि एक दूसरे को ये मॉरल सपोर्ट देते हैं, और वो भी इस वक्त शिया और सुन्नी के चक्कर में ईरान को सपोर्ट नहीं मिल पा रही है। इसलिए आप देख रहे हैं कि अभी तक कोई भी मिडिल ईस्ट का देश ईरान के सपोर्ट में खड़ा नहीं हुआ है, जबकि इजराइल के सपोर्ट में कंट्रीज खड़े हो गए हैं। फ्रांस है, अमेरिका है, इंग्लैंड है और देश हैं। इसलिए इसका शिया सुन्नी का भी जो चक्कर है वो भी बहुत है, और इस शिया सुन्नी के चक्कर में ही ईरान और पाकिस्तान के आपस में रिलेशन खराब हुए थे। आपको पता होगा कि अब पाकिस्तान ने ईरान में जाके अपने हवाई हमले तक किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्रंटेशन है, इसलिए ईरान अकेला पड़ा हुआ है। और इसी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में ईरान के जो इस्लामिक धर्मगुरु हैं वो अपना अस्तित्व फैलाना चाहते हैं चारों तरफ मिडिल ईस्ट में, इसलिए उसने हमास और ये हिजबुल्लाह खड़े किए हैं। इनके द्वारा वो अपना इंप्रेशन पूरे मिडिल ईस्ट में बिठाना चाहता है कि हम भी पूरे कम पावरफुल नहीं है। तो इसलिए ईरान जो है इस वक्त अकेला पड़ा हुआ है, और उसको कोई सपोर्ट मुझे नेबरहुड से या पड़ोस से नजर नहीं आ रही है। अब ये कर्नल कुणाल जी आपके पास, क्योंकि देखिए इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पड़ोसी देश, क्योंकि देखिए पड़ोसी देशों का एक साथ आना ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में अगर ईरान के साथ भी नहीं है, इजराइल को भी जो देखिए तीन तरफा जो है एक युद्ध करना यहाँ पर पड़ रहा है, ऐसे में अब ईरान भी जो है उसमें सम्मिलित है। तो ऐसे में इजराइल किस तरह के अब एक वॉर को लेकर के चलेगा, उसकी एक स्ट्रैटेजी रणनीति क्या होनी चाहिए ताकि
छोटा सा देश है, पॉपुलेशन बहुत कम है, भले ही आप अत्याधुनिक हथियारों से लैस हैं, भले ही आप अगर ये देखें तो आपकी सेना जबरदस्त है मिडिल ईस्ट के अंदर में, लेकिन उसके बाद भी अगर आप चौतरफा घिर जाते हैं तो आपको अपनी रणनीति जो है वो बदलने की जरूरत पड़ेगी और एक कूटनीतिक तौर पर भी आपको सोचने की आवश्यकता है यहाँ पर। तो क्या कूटनीतिक तौर पर अब कुछ होना चाहिए? एकदम एकदम सही आपने बताया है, क्योंकि आजकल का जो लड़ाई है हमने देखा है, रशिया यूक्रेन को 3 साल से ज्यादा लड़ाई है, वो रशिया यूक्रेन को जीत नहीं पाया। और दिसंबर 7 को 23 साल में ये पैलेस्टीनियन इजराइल के ऊपर अटैक किया था। उसके बाद गाजा में 1.5 साल, पौने 2 साल हो गया है लड़ाई चल रहा है। वो गाजा का साइज एक इंडिया का एक छोटा सा शहर, मतलब कलकत्ता या बॉम्बे का जैसा साइज में होगा। तो वो भी 1.5 साल में इजराइल कब्जा नहीं कर पाया, गाजा को कैप्चर नहीं कर पाया। ये फिजिकली कोई राष्ट्र को जीतना, हमने ये भी देखा है ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद विरोधी सब पार्टी ने बोल रहा था ये मौका था मोदी को पीओके खाली कराने का, लेकिन ये टास्क आर्मी को नहीं दिया गया। और मोदी जी को पता है ये फिजिकली कोई राष्ट्र को, मतलब कोई लैंड को कैप्चर करना आजकल बहुत मुश्किल है। ये कूटनीतिक फाइट होगा। और मुश्किल ही नहीं, मुझे मैं जहां तक समझ पा रही हूँ, मुझे अगर गलत रहूं तो करेक्ट भी करिएगा, कि मुश्किल ही नहीं, अगर आप जबरदस्ती किसी पर कब्जा करते तो आने वाले दिनों में चुनौती भी, चैलेंजेस भी रहेंगे। क्योंकि देखिए कश्मीर में हमने जिस तरह से देखा कि किस तरह से वहां पर आर्मीज को या फिर एक अलग कंट्री बनाने की लगातार लोग मांग कर रहे हैं, पाकिस्तान कहीं ना कहीं उनको बरगला भी रहा था, आतंकवादी वहां पर पहुंचते वो बरगलाते थे वहां के स्थानीय लोगों को। अगर पीओके को ले भी लेते तो फिर वहां के लोगों को समझा करके अपने अंडर में लेना, ये एक चुनौती, चैलेंज होता बहुत बड़ा हमारे लिए। एकदम लोकल पॉपुलेशन सपोर्ट नहीं होगा तो कोई फोर्स नहीं कर पाएगा। बांग्लादेश में हमने जीता था 71 में, क्योंकि बांग्लादेश का मुक्ति बाहिनी इंडियन आर्मी के साथ था, तो इसीलिए जीत पाया हमने। लेकिन पीओके में अभी इट इज नॉट द करेक्ट टाइम टू एनी मिलिट्री एक्शन ऑन पीओके। वो उसको कूटनीति से कब्जा करना पड़ेगा। तो इजराइल के लिए क्या कूटनीति होनी चाहिए सर? ये तो पॉलिटिशियंस और जो इंटरनेशनल रॉ का कहानी है, जैसे सिक्किम वगैरह हमने इंडिया के अंदर आया था, वैसे ही कहानी है। तो ये वी आर नॉट कॉम्पिटेंट एनफ टू डिस्कस हाउ टू कैप्चर। संजीव सर, इस पे मुझे अगर थोड़ा बहुत कुछ बता सके कि इजराइल को अब किस कूटनीतिक तौर पर जो है आगे चलना चाहिए, क्योंकि देखिए युद्ध तो अपनी जगह है, सैन्य लड़ाई अपनी जगह है, मिलिट्री एक्शन अपनी जगह है, लेकिन एक आपको कूटनीतिक जो रणनीति है वो भी अपनाने की जरूरत पड़ती है अगर किसी भी युद्ध को जीतना हो तो। इजराइल जो अपने अस्तित्व की जो लड़ाई है वो लड़ रहा है। इजराइल इस बात को जानता है कि यदि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो वो उनके अस्तित्व को समाप्त करने के ऊपर एक सबसे बड़ा खतरा होगा, और जिसको कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को नहीं चाहेगा कि उसके पास ऐसे वेपन्स आए, और जिसकी की संकल्पबद्धता वो समय समय पर व्यक्त करते रहे। और इजराइल के साथ जो सबसे बड़ी ताकत है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ताकत है, और उसी ताकत के बल पर इजराइल अपना मिडिल ईस्ट रीजन में बहुत ही रोबस्ट और स्ट्रांग और शक्तिशाली, जिसको कहते हैं प्रेजेंस, वो बना करके रखे हुआ है, और एक बहुत डोमिनेटिंग प्रेजेंस बना के रखा हुआ है। एक छोटा सा इतना मुल्क, आखिर उसके पास वो कौन सी ताकत है कि जिसकी की वजह से वो पूरे अरब वर्ल्ड पे, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड पर भारी पड़ता है। तो जाहिर है कि उसके पीछे जो ताकत है वो इजराइल के अपने राष्ट्र के लोगों का, उनका जो संकल्प है वो तो है ही, अपने मातृभूमि की रक्षा करने का जो जज्बा है वो तो है ही, लेकिन उसके पीछे अमेरिका की पूरी मिलिट्री माइट वहां पर मौजूद रहती है। 7 अक्टूबर 2023 को जब इजराइल के ऊपर हमास के आतंकियों ने हमला किया, तो उसके बाद अमेरिका ने अपने सभी एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स के जो डिप्लॉयमेंट्स थे, और उसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम्स, फाइटर जेट्स, और बड़ी संख्या में 40 से 45 हज़ार की संख्या तक के जो ट्रूप्स है वहां पर तैनात कर दिया। और उसके बाद इजराइल ने
इतना बड़ा बैकअप जब अमेरिका ने दे दिया और राष्ट्रपति बाइडेन ने चेतावनी भी दे दी कि ये जो इजराइल हमास के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने जा रहा है, यदि उसमें किसी ने इंटरवीन करने की कोशिश की तो अमेरिका सीधा उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। और अभी आप देखिए तो अमेरिका ने इजराइल को डिफेंड करने के लिए पूरे अपने माइट को तैयार कर रखा है और समय समय पर अमेरिका चेतावनी भी ईरान को दे रहा है कि वो अपने हमलों से बाज जाए। और दूसरा, ये जो हमला इजराइल ने किया है वो उस हमले तो मान ही नहीं रहे ना सर। अमेरिका पीछे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पूरी भागीदारी है, मैं कहूंगा। भले से राष्ट्रपति ट्रंप ये कहें पर्दे के सामने पब्लिक डोमेन में कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है या हम इसमें शामिल नहीं है, लेकिन जो अमेरिका की पूरी कोऑर्डिनेशन से ही ये हमले किए जा रहे हैं और अमेरिका इस तरीके के हमले को करा करके वो ईरान के ऊपर प्रेशर भी बिल्ड कर रहा है कि वो एक नई न्यूक्लियर डील साइन कर ले। और ये जो पूरी कार्रवाई है उसमें मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि इजराइल और अमेरिकन जो एक्शंस कंबाइन जो एक्शंस हैं वो यहाँ पर हैं, जो कि अमेरिका पर्दे के पीछे से सारे कोऑर्डिनेशन को कर रहा है। तो ये जो पूरी स्थिति है, ऐसे में इजराइल इसको लेकर के बहुत ही स्पष्ट है कि इजराइल ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ने नहीं दे सकता और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में यदि वो आगे बढ़ते हुए उसको फर्दर असेसमेंट्स होते हैं कि ईरान अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को और अधिक उसने बढ़ा दिया है, तो ऐसे में मेरा मानना है कि इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर और भी बड़े हमले किए जाएंगे और इसके बाद जो अमेरिका भी पूरे कार्रवाई में शामिल हो सकता है, सीधी सीधी कार्रवाई में शामिल हो सकता है। तो ये जो इजराइल वर्तमान समय में अपने अस्तित्व की लड़ाई तो लड़ ही रहा है, लेकिन वो विजय भी हासिल कर रहा है। इजराइल को तो उसके ऑब्जेक्टिव पूरे मिल रहे हैं। उसने बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट कर दिया, आर्मी चीफ को एलिमिनेट कर दिया, IRGC के चीफ को एलिमिनेट कर दिया, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के प्रमुख को एलिमिनेट कर दिया। तो इजराइल को तो बड़ी कार्रवाइयां उसकी जारी है। ईरान ने भी तो कम तबाही नहीं मचाई ना सर, ईरान ने भी तो कम तबाही नहीं मचाई। मतलब सपने में भी इजराइल ने नहीं सोच रहा होगा कि जिस तरह से पुराने हथियारों से जो है, क्योंकि हमें जहां तक पता है 1979 में रशिया और अमेरिका के हथियार हुआ करते थे, उन्हीं हथियारों से अभी भी ईरान जो है वो लड़ाई करता दिख रहा है। ऐसे में अब देख लीजिए, तेल अवीव की बात कर ले, हाइफा की अगर हम बात कर ले, तो ये सब जगह पे भारी तबाही मची है। देखिए, इजराइल के ऊपर भी हमले हुए हैं और ईरान को उसमें सफलताएं भी मिली हैं और ईरान की जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उसने जो इजराइल के जो चाहे आयरन डोम का उनका एयर डिफेंस हो या डेविड स्लिंग्स का जो मीडियम रेंज की ऑब्जेक्ट्स के लिए मीडियम रेंज के एरियल अटैक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, या एरो 2 एरो 3 जैसे जो लॉन्ग रेंज के जो वेपन सिस्टम्स को और हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम्स को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने के जो सिस्टम्स हैं, जो मल्टी लेयर्ड जो इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रहा है, उसको भेजने में ईरान को सफलता जरूर मिली है। और इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर पे हमला किया जाना, उसके साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन पे हमला किया जाना, अनेक तरीके के अन्य शहरों पर तेल अवीव, बिल्कुल सर, ये ऐसी सफलता है जिसमें इजराइल को सोचने की जरूरत है। इजराइल को सोचने की जरूरत है, क्योंकि इतना किसी ने भी नहीं सोचा था कि ईरान ऐसा हमला कर देगा। और अभी भी देखिए, खामनेई रुकने को तैयार नहीं है, पोजीशन ने भी जो है अमेरिका की बात मानने से इनकार कर दिया है। बिल्कुल सर, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। शिवदान सर आपके पास, क्योंकि अब देखिए भारत का रोल भी बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि भारत पीछे नहीं हट सकता। दोस्ती दोनों के साथ है, ईरान के साथ व्यापारिक संबंध भी है। तो अब ऐसे में भारत का क्या कुछ एक रोल जो है होना चाहिए, क्योंकि हमने रशिया और यूक्रेन में देखा शांति के लिए लास्ट आते आते जो है भारत ने कह दिया था कि एक बातचीत के जरिए जो है मसले को सुलझाइए, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया था। देखिए, जैसा कि भारत के रिलेशन ईरान के साथ भी बहुत पुराने हैं और इजराइल के साथ व्यापारिक संबंध हैं, सैनिक संबंध हैं। इजराइल से भारत ने काफी सैनिक जो सामग्री खरीदी है, खासकर एयर डिफेंस का सिस्टम जो है इजराइल से ही भारतवर्ष ने लिया है। इस स्थिति में उसके दोनों से बराबर अच्छे संबंध हैं। इस स्थिति में भारत को यही कोशिश करनी चाहिए और भारत ने इस तरह का बयान दिया भी है। इसको कूटनीति से और आपस में बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल शिवदान सर, हम वापस लौट रहे हैं। बड़ी खबर इस बीच आ रही है, बड़ी खबर का पहले हम रुक कर लेते हैं, फिर आप लोगों के पास आएंगे। ईरान ने इजराइल पर हमले का वीडियो जारी किया, बैलिस्टिक मिसाइल हमले का ये वीडियो जारी किया है। वीडियो में आसमान पर दर्जनों मिसाइल दिख रहे हैं और ये देखिए, ये हम आपको बड़ी खबर से रूबरू करा रहे हैं, किस तरह से ईरान ने इजराइल पर हमले का ये वीडियो जारी किया।
और देखिए रात भर इजराइल के अंदर में जो है सायरन बजते रहे। और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं कर्नल शिवदान सर, छोटा सा रिएक्शन इस पर हम आपसे चाहेंगे, क्योंकि रात भर सायरन बजता रहा, बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान लगातार हमला करता रहा इजराइल पर। देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा है आपको, इसमें साइकोलॉजिकल वारफेयर की भी उतनी ही महत्ता है जितनी कि आपकी हथियारों से होती है। तो इस तरह से पूरे देश को, इजराइल को डराना, उसको पूरे देश को ये महसूस कराना कि पूरी तरह से युद्ध में इजराइल घिर चुका है, यही एक उद्देश्य होता है अपोजिट देश का। ठीक है कर्नल जी, ठीक है सर। कर्नल कुणाल जी, आपके पास भी इसमें छोटा सा रिएक्शन आपका भी हम चाहेंगे। नहीं, ये तो वार में अभी इजराइल ने वो वीडियो चालू किया दिखाया आपने, तो इसीलिए इसका काउंटर ऑफेंसिव के मुताबिक वो ईरान ने भी दिखाया कि हम भी इजराइल को दबा कर दिया है। वो कंट्री का अपना अपना ओन कंट्री के लिए दीज आर एसेंशियल, सो ये मैचिंग नहीं होगा। हमने अपना पाकिस्तान और इंडिया का लड़ाई में भी देखा है, हम कुछ बोल रहा है, पाकिस्तान कुछ और बोल रहा है। सो दीज आर द क्लाउड्स ऑफ वार इंफॉर्मेशन। लेकिन ये वीडियोग्राफी दिखाया, लेकिन ईरान का 5 न्यूक्लियर स्टेशन जहां जहां रहने का जगह है, फोर्डाउ ये नाम है मेरे पास, वो 5 जगह में वो अटैक किया हुआ है। ये तो सही है बिल्कुल सर, लेकिन इसी के साथ देखिए डिमोना न्यूक्लियर जो है उस पर अब ईरान जो है वॉर करने की तैयारी कर रहा है, उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। इजराइल पर अगर हमला इस तरह से डिमोना पर होता है तो देखिए बहुत बड़ी मुश्किल इजराइल के लिए भी हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। कर्नल कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, कर्नल शिवदान सर भी जुड़े हुए थे, और वहीं संजीव श्रीवास्तव सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया